So welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular video we will try to cover the syllabus. CSR जो सिलेबस है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कहा जाता है, एक बहुत बड़ा सागर है। तो कोई बच्चा अगर कहे कि आई विल कवर होल सिलेबस, सो इट्स रियली इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिक आइडिया आपको क्या दिमाग में रखना है कि हाँ, हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे उन यूनिट्स पे जो हमारा कमांड होता है। ठीक है, कोई देखिए बैकग्राउंड क्या होता है बच्चों का, ये या तो कोई भी बच्चा प्लांट का बैकग्राउंड का होता है या तो वो एनिमल का बैकग्राउंड का होता है, क्योंकि वो या तो जूलॉजी से पढ़ता है या तो बॉटनी से पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होती है ना वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होने लगता है। कोई भी बच्चा जब शुरुआत करता है तो आई थिंक उनके स्ट्रीम्स बदलने लगते हैं। 11th-12th में चलो बायोलॉजी है, सब पढ़ गए, बट जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं बच्चे, अभी तक का जो भी सिलेबस है उसमें क्या है कि या तो आप जियोलॉजी ऑनर्स लोगे या तो बॉटनी ऑनर्स लोगे, या तो सम वोकेशनल कोर्सेज लाइक मी आई हैव डन माय बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। तो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मैंने जो CSR के 13 यूनिट्स हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग कलर से लिख रखा। ठीक है, तो जो आप ए देख रहे हो, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन and relevant to biology, that is really very important, that is biomolecule and dear friend, biomolecule जिनके पास नहीं है, I'm damn sure you are not going to qualify any exam. So जो ग्रीन से किया हुआ है और येलो से हाईलाइटेड है वो टॉपिक तो आपको देखना ही देखना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, अब कम टू द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन सेल बायोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपके पास होना चाहिए। फंडामेंटल प्रोसेसेस आपके पास होना ही चाहिए। सेल साइकिल एंड कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जब हम इसके अंदर चलेंगे, डिटेल्स की स्टडी करेंगे, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चाहे आप सिस्टम फिजियोलॉजी में दो है, या तो आप एनिमल प्लांट पढ़ो, ये सॉरी एनिमल बैकग्राउंड के हो तो एनिमल पढ़ो, या प्लांट बैकग्राउंड के तो प्लांट पढ़ो, और थोड़ा बहुत दोनों पढ़ो। मैं तो ही कहूँगा दोनों पढ़ो, क्योंकि दोनों मैंने ग्रीन से टिक किया है। इसका रीज़न ये है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिकली प्लांट से, क्योंकि मैं एक प्लांट साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्लांट से क्वेश्चंस इतने ईजी आते हैं और इतने अच्छे आते हैं कि आप इजीली उसे कर सकते हो। तो हम आपको कहेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी फोकस करो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इजी है और मे बी अगर आप इस पर फोकस करो तो CSR आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक बायोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी। सो इनहेरिटेंस बायोलॉजी तो एनी हाउ यू हैव टू कवर। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो, मैंने नहीं किया कभी लाइफ में, तो आप भी इसे मत छुओ तो भी चलेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी से एक दो क्वेश्चन आएंगे, यू कैन लीव दैट। ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, यू कैन वहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्योंकि एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बस सिर्फ रटना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप छोड़ सकते हो। अब है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइड। सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हो गया, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर हो गया, और फिर अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ये हम आपको कवर करके देंगे। जो यूनिट नंबर 12 और 13 आप देख रहे हो, ये मैं आपको बिल्कुल कवर करके दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस ये है और ये है। ये तीन मैं आपको करके जितना जल्दी हो सके मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको कितना हेल्प कर पाऊँगा, बट हाँ जितना मेरे से बन पाएगा दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। अपना प्रिपरेशन जैसे भी लेके चलना चाहें चल सकते हैं। with those notes on the all 13 units, I want to go in subsequent किस में क्या पढ़ना है, किसको कितना तवज्जो देनी है, उस पर हम बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है हमारा वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन टू रेलेवेंट बायोलॉजी। ये तो मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देखना ही देखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड, ये तो हर बच्चा जानता है, बिकॉज जो भी CSR JRF देने के लिए कोशिश कर रहा है वो इन बातों को तो अक्सर जानता है, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSR aspirants. Okay, so you must have to focus on these basic things,
how atoms form, how molecule form, how chemical interaction as परफॉर्म, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो बेसिक आइडिया जो है, बेसिक केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा जब आप जाओगे गेट के एग्जाम देने, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री आपके लिए पेपर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर केमिस्ट्री आपके लिए कंपलसरी है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यस ऑफ कोर्स दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो हम पॉइंट नंबर बी पे देखते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना बायोमोलिक्यूल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ोगे, खास करके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ये जो पोर्शन है ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी, देखो कार्बोहाइड्रेट का एनाबोलिज्म जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटाबोलिज्म है। उसी तरह से लिपिड का एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, प्रोटीन का एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, कैसे ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, कैसे डिग्रेड होंगे। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन, लिपिड डिग्रेडेशन, कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन, एंड दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। सो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ओके। सो नाउ द सेकेंड थिंग इज स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। जब भी आप प्रोटीन बायोलॉजी पढ़ोगे तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही प्रोटीन में जाओगे तो वैन डर वाल इंटरेक्शन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पढ़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे, लिपिड पढ़ोगे, और भी इस सब के इंटरेक्शंस पढ़ोगे। न्यूक्लिक एसिड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे टूट रहे हैं, डीएनए में क्या हो रहा है। तो दिस थिंग्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द things to how you can perform your biomolecule understanding that can help you in your examination. Now comes to principle of biophysical chemistry. आपको पता होना चाहिए pH क्या होता है, बफर क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है, थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पीएच बफा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको ही होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फिर काइनेटिक्स कैसे देखते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें बन जाएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। खास करके हेंडरसन हेसेनबैच इक्वेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पीएच एंड बफर के कंडीशन को लेकर के, तो उसे आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब है बायो एनर्जेटिक्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। बायो एनर्जेटिक्स क्यों फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आप जब भी लाइफ में कुछ करते हो तो उसका क्या आपके पास प्रॉपर हिसाब होता है। तो बायोलॉजी में जो भी रिएक्शंस होती है, जो एनर्जी होती है, वो कैलकुलेटेड होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना क्या बना, कितना क्या खर्च हुआ। जब भी आप शादी विवाह में जाते हो तो एक क्या होते हैं, मुंशी जी बनाए जाते हैं। मुंशी जी क्या क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज उनको हिसाब रखना पड़ता है कि कहाँ पे कितना खर्च किया गया, कहाँ से कितना आ रहा है। तो इसका लेखा जोखा हमारे बॉडी में रखने के लिए एक सिस्टम बनाया था जिसे हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ओके। नाउ कम टू द ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है, सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें एटीपी बनेंगे, एटीपी टूटेंगे। तो बनना, टूटना, ट्रांसफर होना, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। सो ये सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पता है, जब सिलेबस ही सीएसआर का आप जब देखोगे ना, तो इसी से बहुत सारी चीज़ें आपको पता है दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो इसे सोचना है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसोफॉर्म। ये तो कोई अगर बच्चा कहे कि हमें नहीं आता तो फिर भैया आप एग्जाम मत दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो कैटालिसिस है, एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम रेगुलेशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम बताओ जहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पोर्शन से, ठीक है। तो ये जो आप पहला जो सीएसआर का सिलेबस देख रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएसआर पूछेंगे। कोई भी एग्जाम में पहुँच जाओ, ये सारे सेक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं आए। तो आपको इन सारे पोर्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। रामाचंद्रन प्लॉट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर फिर से बताएंगे तो आपको फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर डोमेन क्या होता है, मोटिव्स क्या होते हैं, फोल्ड्स क्या होता है, फोल्डिंग कैसे होती है। प्रोटीन की फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब देखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। फिर वो प्रोटीन क्या होता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, एंड ये सारे में सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, सॉरी सिंगल पेप्टाइड होते हैं। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड की बात करेंगे तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। यही तो डिफरेंस है।
मायोग्लोबिन क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आता है, बट हेमोग्लोबिन क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स उनके अलग होते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे मैंने क्यों इतना बोला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसका कोई मतलब हम आँख ही नहीं सकते। इस सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे? द बेस्ट बुक इज लैलेंजर। लैलेंजर में जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, ठीक है। अब है conformations of nucleic acid like helix, A B Z DNA, A DNA, B DNA, Z DNA, C DNA, H DNA, बहुत सारे DNA हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और उसके इंफॉर्मेशंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब है tRNA, माइक्रो RNA। तो इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। माइक्रो RNA कैसे प्ले इंपॉर्टेंट करता है, माइक्रो RNA क्या कोडिंग रीजन से होता है या नॉन कोडिंग रीजन से होता है, कहाँ से होता है, कैसे इसकी बायोजेनेसिस होती है, दिस ऑल थिंग्स मैटर ए लॉट, ओके। सो अब है नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, क्यों? RNA बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होने के कारण तो क्या हुआ, RNA का क्यों, RNA बेसिकली पूरे ऑर्गेनिज्म को जब देखें ऑल ओवर, तो RNA इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल इन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू। क्यों? DNA को क्यों ज़्यादा मिला? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसमें जब पढ़ोगे तो RNA क्या होता है, अल्कलाइन रिएक्शन करता है, तो अल्कलाइन लिसिस हो जाती है RNA की, बट DNA के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें स्टेबिलिटी चेक की जाती है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोटीन की हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड की हो। जब स्टेबिलिटी खत्म होती है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। खुद के बारे में सोचो ना, आप स्टेबल हो नहीं हो ना, क्यों? क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी आपका JRF है। जब तक आपका JRF नहीं हो जाता तब तक आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स, तो ये सारे चीज़ क्या आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के कवर में आते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल का जो पूरा लेसन था इस तरीके से ख़त्म किया मैंने, ठीक है। तो ए हुआ पार्ट 1 सिलेबस जो आपको कवर अप करना ही करना है। तो ए हुआ पार्ट 1 और सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन। बाय, टेक केयर।